नमस्कार, देवभूमि की दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज देवभूमि की दंगल में हम बात करने वाले हैं बागियों ने बढ़ाई टेंशन। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने 59 प्रत्याशियों की लिस्ट कांग्रेस से पहले जारी की, तो वहीं लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने भी 53 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, जिसके बाद गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक बगावत के सुरों की गूंज सुनाई देने लगी है। कांग्रेस की पहली सूची आते ही हरीश रावत के करीबी माने जाने वाले गंगोली हाट के पूर्व विधायक नारायण राम समेत 12 विधानसभाओं में लंबे वक्त से चुनाव की तैयारी करने वाले कार्यकर्ता और नेता टिकट ना मिलने से बगावत पर उतर आए हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी खिलाफत करने से परहेज नहीं किया। नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी का आलम यह है कि पार्टियों का डैमेज कंट्रोल प्लान इन पर बेअसर होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पार्टी में कलह के डर से कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अपनी बची हुई सीटों की घोषणा करने में एक दूसरे का मुंह ताकती हुई नजर आ रही हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव 2022 की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे तमाम पार्टियां जीत की दौड़ में अव्वल आने की जद्दोजहद कर रही हैं। लेकिन वहीं आपसी कुनबे की कलह कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए फजीयत बन गई है। उत्तराखंड कांग्रेस में 53 प्रत्याशियों की सूची जारी होते ही पार्टी में बगावत का ये आलम देखने को मिला। अब कई दावेदारों ने खुलकर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के करीबी माने जाने वाले गंगोली हाट के पूर्व विधायक नारायण राम कई तरह के आरोप लगाते हुए नजर आए। तो वहीं थराली, कर्णप्रयाग, पुरोला, रुद्रप्रयाग, किक्षा, बागेश्वर, यमुनोत्री, पौड़ी, गदरपुर, बाजपुर, रानीपुर और देहरादून समेत कई विधानसभा सीटों के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने नाराज होकर मोर्चा खोल दिया। बाजपुर की लड़ाई जो लड़ी जानी चाहिए थी, जिनको भी टिकट दिया है उन्होंने उनसे पूछना चाहिए कि जब 2012 में अगर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था तो 2017 में उन्होंने पार्टी क्यों बदली, और अगर अब 2017 से लेके अब तक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था तो अब पार्टी क्यों बदली। तो ये चीजें पूछनी चाहिए जनता को। इसके बीच में जब से आए हैं बाजपुर में, आपके सामने है बाजपुर का पूरा खनन व्यवसाय चौपट हो गया। लोग जो थे वो भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। ट्रैक्टर ट्रॉलियां खड़ी हैं, लोगों की किस्तें नहीं दी जा रही हैं। इसके साथ साथ जो पिछली पुश्तैनी जमीन थी 20 गांव की, उसका क्या हाल हुआ, कैसे कैसे लोग जो हैं परेशान हुए। इन सारी चीज़ों को देखते हुए और जबरदस्ती किसी व्यक्ति ने ये कहा कि मैं बाजपुर से जबरदस्ती चुनाव लड़ूंगा और उसको राष्ट्रीय पार्टी ने तुरंत दल बदलने के बाद टिकट भी दे दिया है, तो ये उन पार्टियों का विषय हो सकता है। लेकिन हमारा ये कहना है कि जो किसान मजदूर हैं वो ये सब देख रहे हैं, उन पार्टियों को खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। बगावत की आशंका देखते हुए कांग्रेस कुनबे की कलह को दूर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बगावत की गूंज के चलते बाकी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा से डर रहा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी 11 सीटों पर उम्मीदवार को उतारने में देरी इसलिए कर रही है कि कहीं आपसी कलह कई चुनावी परिणाम पर बुरा असर न डाले। कांग्रेस कहीं नहीं डर रही है और कांग्रेस के लगभग जो 17 लोग रुके हुए हैं और आज शाम को 5 बजे सीईसी की बैठक होगी, उसके अंदर सब कुछ तय हो जाएगा और प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। तो कांग्रेस कहीं डर के चुनाव नहीं, भारतीय जनता पार्टी डरी पड़ी है, क्योंकि उनके यहाँ जिस तरह से भगदड़ मची है, लोगों को समझ आ जाए भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी नहीं आ रही है, इसीलिए वो जो है रोक के जो है अपने आप को चल रहे हैं और कांग्रेस जो है पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। माहौल को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2022 के विधानसभा चुनाव में बगावत रोकने के लिए तैयार किया गया प्लान बेअसर होता दिख रहा है। टिकट न मिलने से नाराज दावेदार खुलेआम बगावत पर उतारू हैं, जबकि पार्टी का संगठन अभी तक किसी दावेदार को मना नहीं किया है। यहाँ पर बहुत अच्छी चिकित्सा की जरूरत है, अच्छा चिकित्सालय नहीं बन पाया है, डिग्री कॉलेज जो था वो भी चला गया है और इसलिए जनता की अपेक्षा पर वर्तमान जनप्रतिनिधि खड़े नहीं उतरे हैं।
वो हमें उनसे कोई वो नहीं है। जनता की डिमांड है, जनता की मांग पर हम यहाँ आए हैं। जब और 2012 में 2007 में संजय गुप्ता जी लाल भाग पर हारे थे, उनकी जिला पंचायत, जिससे 2 बार जिला पंचायत रहे उनका परिवार, और वो उनका गांव सुल्तानपुर में पड़ता था, वो वहां से हारे। और यहाँ पर लोगों ने जो है जो उत्साह से उनको पहले काल 2012 में सर्वाधिक वोट से जिताया था, उनके 5 साल के विधायक के कार्यकाल में इन अनेक कारणों की वजह से उनका ग्राफ गिरा है, उनका वोट बैंक भी कम हुआ है। और वर्तमान में लगता है जो ऐसा जनता का जो मानना है और गांव जो ग्रामीण से जो आ रही है फीडबैक कि वो इस साल यहाँ इस सीट को निकालने में कामयाब नहीं होंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से इस संदर्भ में बूथ स्तर तक के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रणनीति बनाई गई थी। टिकट वितरण से पहले ही संभावित बगावत को नियंत्रित करने का फार्मूला तय हो गया था। इस रणनीति के बावजूद ही भाजपा ने नाराज नेताओं को मनाने में असफल नजर आ रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और हम उस विचारधारा को मानने वाले लोग हैं जिसमें राष्ट्र को प्रथम, संगठन को द्वितीय और खुद को तृतीय स्थान पर रखने वाले लोग हैं। हां, जिन लोगों को टिकट नहीं मिला और वो पार्टी के अगेंस्ट जाकर लड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो पार्टी के सिपाही नहीं हो सकते, वो पार्टी की विचारधारा को आत्मसात नहीं करते और केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए वो पार्टी के साथ जुड़े थे। मैं भी प्रत्याशी था, मुझे टिकट नहीं मिला, लेकिन मैं अपनी पार्टी को जिताने के लिए दिन रात जुटा हूं। और आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं उन सभी भारतीय जनता पार्टी के जो 2-3 जगह कार्यकर्ता निर्दलीय या पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध लड़ रहे हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि पार्टी हित में, राज्य हित में वो अपने पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को ही समर्थन करें और इस प्रकार का लोभ ना करें, क्योंकि जनता केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाली है और पुनः उत्तराखंड में भारी बहुमत के साथ भाजपा वापसी कर रही। कुल मिलाकर जहां एक और चुनावी तारीख नजदीक आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ सीटों पर उलझी पार्टियां बगावत के डर से बाकी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करने में एक दूसरे का मुंह ताक रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि नाराज कार्यकर्ताओं और नेताओं के बगावत के सुर क्या चुनावी हुंकार के बीच जनता को सुनाई देते हैं या नहीं। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड में जिस तरह से कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों में प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर लगातार ऊहापोह मचा हुआ है, लगातार कोशिशें ये की जा रही है कि दावेदारों के टिकट यदि कटते भी हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी का मखौल सड़कों पर ना उड़े। लेकिन उसकी भरसक कोशिशें करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से बागियों के सुर न केवल सड़कों पर नजर आ रहे हैं, बल्कि जनता भी अब इन सुरों से प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। सीमा डोरा, भाजपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत स्वागत है आपका। वसीम जैदी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। दीपक पांडे, आम आदमी प्रवक्ता, हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और पीसी थपरियाल, यूकेडी वरिष्ठ नेता, हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सीमा जी आपके पास आएंगे। बीजेपी की यदि बात करें तो बीजेपी लगातार इस बात को कहती हुई नजर आती है कि हमारी पार्टी संसदीय प्रणाली से चलती है, लोकतांत्रिक पार्टी है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक 11 उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर लगातार ऊहापोह की स्थिति बनी है। दूसरी तरफ काशीपुर में जिस तरह से 300 से 400 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया, क्या अब भी आप इसको ये बोलेंगे कि लोकतांत्रिक पार्टी है? और आप बात सुनते हैं 400-500 आपके कार्यकर्ता इस्तीफा देते हैं, उनके मन के विरुद्ध वहां पर काम हो रहा है और पार्टी का कोई आला नेता उस पर बोलने को कुछ तैयार नहीं है। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है तो इतने सारे कार्यकर्ता भी होंगे और सबको एक मत में लाना तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित और समाज हित में काम करती है, तो हम लोग राष्ट्रहित के लिए और राज्य हित के लिए अपने आप को न्यौछावर करते हैं। सीमा डोरा जी, यदि 10-20 कार्यकर्ता होते तो माना जा सकता था कि ठीक है, आपकी पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करती है, 10-15 कार्यकर्ता नहीं मान रहे, 400 से 500 कार्यकर्ता किसी बात की मांग कर रहे हैं, उनकी बात की कोई सुनवाई नहीं है। देखिए, थोड़े से समय दीजिए, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा वहां पर भी, क्योंकि जब थोड़ा सा गुस्सा होता है तो फिर पूरा के पूरे जो गुट मिला हुआ होता है वो सभी एक साथ। तो उनके गुट की यदि बात नहीं सुनी जा रही है तो किसके गुट की बात सुनी जा रही है जो उन तमाम कार्यकर्ताओं को नाराज किया जा रहा है? नहीं, उनकी भी सुनी जाएगी, उनको भी समझा दिया जाता है और ऐसा कुछ नहीं होता। हमारी पार्टी में गुटबाजी नहीं चलती, कुछ समय के नाराजगी जरूर होती है, वो हर परिवार में होती है। एक बड़ा परिवार है तो सबको एक साथ लेके चलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन चलते सब है
और चुनाव में देखिए ये हर पार्टी में होता है, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी होगी जो आखिरी पार्टी है, जैसे बहुत कम होता है। जी बिल्कुल, चुनाव में बिल्कुल होता है, लेकिन 400 से 500 कार्यकर्ता किसी पार्टी से इस्तीफा नहीं देते। यदि आपने जल्दी बात को नहीं संभाला तो चुनाव नजदीक है, आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आपके पास वापस आते हैं, हमारे साथ लगातार वसीम जैदी कांग्रेस से बने हुए हैं। वसीम जी, कांग्रेस की भी स्थिति की यदि बातचीत की जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस को, जब उत्तराखंड में लोग बोलते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो कार्यप्रणाली हर बात पे टकराती हुई नजर आती है। आज उम्मीदवारों की घोषणा की भी बात कर ली जाए तो लगातार आप 5 साल से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव नजदीक आएगा, अपनी दावेदारी मजबूत करेंगे, और प्रत्याशियों को चुनाव को लेकर इतनी देरी हो रही है। 53 प्रत्याशी अभी सिर्फ आपके घोषित हुए हैं। जी वसीम जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाता, मुझे आपकी जी आवाज मेरा सवाल ये है कि 5 साल से इस बात को लेकर इंतजार आप कर रहे हैं कि चुनाव आएगा तो आप अपनी मजबूत दावेदारी पेश करेंगे, और जब चुनाव का समय नजदीक आ चुका है तो आप अपने प्रत्याशियों को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। 53 प्रत्याशी और उसके बाद स्थिति बनी हुई है अभी तक उहापोह की। नहीं, इससे कोई उहापोह की स्थिति नहीं है। कांग्रेस एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, प्रगतिशील पार्टी है, विकास के मुद्दों को आगे ले जाने वाली पार्टी है। हमारे यहाँ कोई आपसी मनमुटाव नहीं है, थोड़ी बहुत नाराजगी सभी दलों में होती है। हमारे यहाँ भी जो कार्यकर्ता लगातार 5 साल से जनता के बीच में थे, जो संभावित प्रत्याशी जनता के बीच में थे, उनकी थोड़ी बहुत नाराजगी हो सकती है, लेकिन 53 प्रत्याशियों की लिस्ट हम जारी कर चुके हैं और 17 प्रत्याशियों की लिस्ट भी हम जारी कर देंगे। जैसे कि हमारी जो साथी भाजपा की प्रवक्ता थी, वो कह रही थी कि एक गुट उनका नाराज हो गया, 400-500 लोग टूट गए। कांग्रेस में किसी तरह का कोई गुट नहीं होता। जो लोग मेहनत करते हैं, कार्यकर्ता जो जनता के बीच में रहते हैं, जनता से जुड़े रहते हैं, उनकी आकांक्षाएं होती हैं, सबकी आकांक्षा होती है कि उन्हें टिकट दिया जाए। थोड़ी बहुत नाराजगी है। वसीम जैदी जी, कांग्रेस की गुट की तो बात ही आप क्या करेंगे? एक तरफ हरक सिंह, दूसरी तरफ प्रीतम सिंह, सबको पता है कि कौन से गुट कहां काम कर रहे हैं। हरीश रावत जी की बहू की टिकट की बात हो रही थी, अभी तक उस पर भी निर्णय नहीं हो पाया है। हरीश रावत जी की बहू की टिकट की बात नहीं हो रही थी, और हरक सिंह रावत जी का कोई गुट नहीं है। हरक सिंह रावत जी ने अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस को ज्वाइन किया है, उनका कोई इसी तरह गुट नहीं है। हमारे यहाँ कोई किसी का गुट नहीं है, सब कांग्रेस के कार्यकर्ता है, सब कांग्रेस के नेता है। सबका एक ही मत है कि कांग्रेस को प्रदेश में लाना है। विकास की जो डोर, विकास की जो विकास की जो गंगा थी, उसे 5 साल तक एक निकम्मी सरकार ने रोकने का काम किया था। उस विकास की गंगा को दोबारा जी वसीम जैदी जी, इस बात को यहाँ कवर अप करने से बेहतर होता है कि यदि आप अपनी पार्टी में ये जो गुटबाजी चल रही है इस पर काम किया होता तो शायद ये गुटबाजी दूर हो जाती। आप सामने आके बोलेंगे और उसके बाद फिर जिस तरह के वक्तव्य निकलकर सामने आते हैं ट्विटर से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, हर किसी को पता है कितने गुट है। ठीक है, आपके पास आते हैं पीसी थपरियाल जी। किसी तरह का कोई गुट कांग्रेस के अंदर काम नहीं। पीसी थपरियाल जी, कांग्रेस उसका नाम सबसे बड़ा उदाहरण है आप क्या गुटबाजी। पीसी थपरियाल जी, ठीक है वसीम जैदी। बड़े नेताओं में गुटबाजी, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं में। वसीम जैदी जी, आपके पास आते हैं, सबको मौका दीजिए, आपके पास भी मैं आऊंगी। पीसी थपरियाल जी, जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार चाहे भाजपा की बात कर ले या कांग्रेस की बात कर ले, बागियों की जो स्थिति बनी हुई है, क्या लगता है आपको इन बागियों की जो पुकार है वो जनता तक पहुंचेगी? क्या वाकई बागियों की पुकार के हिसाब से आगामी चुनाव का रुख तय हो पाएगा? देखिए, जिस तरह से इस समय चल रहा है तो नॉर्मली हमारे राज्य की राजनीति गैंगी राजनीति हो गई है, और 2 गैंग मजबूत हैं जो इस लोकतंत्र के महापर्व को ठेका लेने की एक लड़ाई छिड़ी हुई है 2 गैंगों में। गैंगवार यार, इस गैंगवार में भी ये देख रहे हैं कि कौन होगा कि जो जिसको एक ठेका मिल पाएगा। तो आप ये देखिए कि जितने भी कार्यकर्ताओं की एक डकैती फौज है, वो लगातार अपने एक ही दोनों तरफ के पार्टियों की बात सुनोगे आप, दोनों ही राष्ट्रभक्त हैं, दोनों ही समाज के लिए करना चाहते हैं एक पोते की तरह। लेकिन जो एक राजनीति, एक जो गंभीर विषय है, उससे ये लोग बहुत दूर जा चुके हैं कि किस तरह से राज्य को विकास के पथ पे लाया जाए, इनके बूते के बाहर हो चुका है। अब आप ये देखिए कि पहले के जमाने में एक डाकू मानसिंह होता था, और मानसिंह डाकू लूट कर और अपने गरीब लोगों को बांटता था, बहुत अच्छा डाकू कहलाता था, लोग उसकी जय जयकार करते थे। अब यही चीज हो गई है कि जब ये सत्ता में बैठ रहे हैं, ये संसाधनों की लूट करके अरबपति बनकर और इस समय बांट रहे हैं वो
जनता जय जयकार कर रही है, बहुत बड़ा नेता। मैं 22 साल में इन बौने लोगों को ओ भस्मासुर बनते हुए देखा है कि मेरा राजनीति से वो भंग हो चुका है, क्योंकि राजनीति इन्होंने बना दिया। ये क्या जवाब देंगे बीच में, जब नंबर आएगा तब बोलना। लेकिन जिस तरह से हरीश रावत जो बोलता था कि मैं पीट करके रखूंगा और तुम खा लेना जितना खा लो, एक सब नंगा नाच, जिस तरह से एक बारात भाजपा में गई और वो घूमती रही बस में, ये इन लोगों का नंगा नाच देखने के लिए आज जनता मजबूर है। और ये लोगों का व्यवसाय बन चुका है राजनीति। इस राजनीति के माध्यम से जवाब दे रहा था उनका प्रियंका। ठीक है वसीम जी आपका जवाब जरूर लेंगे। दीपक पांडे जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक पांडे जी, लगातार पीसी थपलियाल जी जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर और भाजपा पर भी, क्या कहना है आपका? चुनाव नजदीक है, प्रतिद्वंदिता यहाँ पर साफ नजर आ रही है, लेकिन प्रतिद्वंदिता के साथ ही साथ अपनी पार्टी संभाली नहीं संभल रही है। प्रियंका जी, पहले आपको और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। बिल्कुल, जो हमारे प्रवक्ता हैं पीसी थपलियाल जी साहब ने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत बड़े भस्मासुर जरूर बन गए हैं। ये गुट नहीं है, अब ये गुटके बन गए हैं कि जिसकी सरकार बनानी है इनको वहां फिट होना है। इन लोगों ने जो गुट बनाया ना, गुट नहीं, ये गुटके हो चुके हैं अपने आप में, कि अगर कहीं भी कहीं ढील पड़ रही है, चाहे वो बीजेपी है या कांग्रेस में, इनकी ढील पड़ रही है सरकार बनाने के लिए, सत्ता को छीनने के लिए, क्योंकि सत्ता एक ऐसी चीज है जो इनको पावर देती है, इनको पैसा देती है, ये जाके वहां फिट हो जाते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्य है। दूसरी बात, इस बार आप देख रहे हैं कि जो अभी आपने देखा, इनके 59 बीजेपी वालों के ने सीटें फाइनल कर दी हैं और 53 लगभग कांग्रेस वालों ने करी हैं। ये इस वजह से अभी तक रुके पड़े हैं। आप देखिए 28 तारीख का लास्ट डेट है, कल का नॉमिनेशन और है, 26 तारीख को फिर छुट्टी है, 2-3 दिन बचे हैं, लेकिन ये अभी भी इसलिए फाइनल नहीं कर पा रहे। ये देख रहे हैं मित्रवर, आप बात करने देंगे? बात कट जाएगी, कोई फायदा नहीं। आप बात कर लीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ। आप बात कर लीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ। आप बात कर लीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ। आप मुझे जवाब दे दीजिए। दीपक जी अपनी बात, वसीम जी आपके पास आ रही हूँ। दीपक जी को अपनी बात तो रख लेने दीजिए, फिर आप जवाब भी दीजिएगा। मैं भूल जाऊंगा, फिर आप बुलवा देंगे मेरे को। तो मेरे कहने का मतलब, इनके वहां क्या है कि ये देखा जा रहा है कि कौन बड़ा जो ताकतवर है। अगर बीजेपी वाले किसी बड़ा भ्रष्टाचारी को सामने खड़ा करते तो कोई कांग्रेस का छोटा ना पड़ जाए, तो वो जीतेगा कैसे? क्योंकि उन्होंने इतने साथ जो 21 साल प्लस जो इकट्ठा धन अर्जित कर रखा है, और जो जी बिल्कुल ठीक है। वसी जी अब जवाब दीजिए आप पीसी थपलियाल जी का। ठीक है दीपक जी, वो टूट ना जाए करके। ठीक है दीपक जी आपके पास आते हैं। जी वसी जी जवाब दीजिएगा। पीसी थपलियाल जी का जिस तरह से कहना है कि जिस तरह से भस्मासुर उन्होंने देखे हैं, दूसरी बात दीपक जी का भी जो कहना है कि आप इंतजार कर रहे हैं बीजेपी के जब कैंडिडेट घोषित हो जाएंगे उसके बाद कांग्रेस अपने पत्ते खोलेगी। मैं दोनों अपने साथियों का जवाब देता हूं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मेरे नाम के स्क्रीन पर मेरा नाम वसीम लिखा हुआ है। मेरा नाम वसी जैदी है। जी मैं आपको वसी ही बुला रही हूँ। जो गलती है मैं कोशिश करूंगी अपनी टीम से बोलूं, उसको ठीक करते हैं। ठीक है, माफ कीजिएगा उसके लिए। पीसी थपलियाल जी का मैं जवाब देता हूँ। पीसी थपलियाल जी का मैं व्यक्तिगत बहुत आदर करता हूँ। जी पीसी थपलियाल जी ज्वलंत मुद्दे बताने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से ये कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, तो मैं इनका जवाब देता हूँ कि 2007 से 2012 तक यूकेडी भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में रही थी। इनके 3 विधायक होते थे। दिवाकर भट्ट जी को इन्होंने कैबिनेट मंत्री भी बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने। कई अच्छे उनके पास एक दमदार विभाग भी थे। तब इन्हें उत्तराखंड की याद नहीं आई थी, तब इन्हें उत्तराखंड का कोई मुद्दा याद नहीं आया था। जब इनकी पार्टी धीरे धीरे उत्तराखंड की जनता ने पूरी तरह नकार दिया, जब यूकेडी को उत्तराखंड की जनता पूरी तरह नकार चुकी है, इनका एक विधायक 2012 और 2017 के बीच में जीत कर आए थे, प्रीतम पवार जी। अरे भाई वसी जी स्वीकार तो आपको भी नहीं किया है, अभी तो सत्ता से बाहर बैठे हैं। आप कौन सा सत्ता चला रहे हैं? मेरी बात सुनिए। उत्तराखंड की जनता जो यूकेडी को पूरी तरह नकार चुकी थी, आज जो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए सही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। आज तक अगर विकास का कोई मुद्दा कांग्रेस पार्टी लेकर चली है, उत्तराखंड के निर्माण के बाद से 2012 और 2007 के बीच का जो हमारा कार्यकाल था, एनडी तिवारी जी का कार्यकाल, स्वर्णिम कार्यकाल, खुद यूकेडी के जो नेता है पीसी थपलियाल जी भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि अगर कोई विकास हुआ है तो वही विकास हुआ है। उसके बाद हरीश रावत जी ठीक है आपकी बात का जवाब ले लेती हूँ। पीसी थपलियाल जी जवाब दीजिएगा। इनका कहना है कि पूरी तरह से उत्तराखंड की जनता यूकेडी को नकार चुकी है, और आप इस बात को मानेंगे कि विकास कांग्रेस की सरकार में ही हुआ है? देखिए जिस तरह का, क्योंकि बहुत बूढ़े हो चुके थे नारायण दत्त तिवारी जी,
और वो एक इतने महत्वपूर्ण और बड़े पदों में रहे हैं राष्ट्रीय राजनीति के, कि एक बार जो उस समय प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उनके अधिकारी हुआ करते थे तिवारी जी के, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो वो वहां से धन लाने में बहुत सफल हुए। लेकिन इन बूढ़े कंधों ने उन धन को जिस तरह से 20 OSD बनाकर लुटवाया, वो हमने देखा। जो यस अपने अनुभव के मुताबिक वो इंडस्ट्री यहां पे लाए, लेकिन जो इंडस्ट्री में सस्टेनेबल जो हमें पैकेज अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया, इन्हीं के कार्यकाल में 2010 में जब ये हरीश रावत केंद्र में मंत्री था, हमसे छीन लिया गया। जो ये अभियोग लगा रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हिस्सा बने, तो इनको मालूम होना चाहिए ये एक जनरल खंडूरी, जो उत्तराखंड का एक ईमानदार अधिकारी माना जाता था, फौजी, जिसके बदौलत भारतीय जनता पार्टी इस राज्य की सत्ता में सत्तासीन हुई, वो जनरल जब मुख्यमंत्री था, तो जब उसकी सरकार में कमी पड़ी तो हमने हाथ दे दिया उसको कि चल ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार फौजी, तू राज कर। अगर हम हाथ नहीं देते तो उसकी सरकार नहीं बन सकती थी, और तब लोग हमारे कपड़े फाड़ते कि तुम लोगों ने इस ईमानदार अधिकारी को नहीं बनने दिया। ठीक है हमारे साथ, ठीक है पीसी थपलियाल जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र सेठी भी जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। लगातार आज हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरह से उत्तराखंड में प्रत्याशियों को लेकर कहीं ना कहीं एक पार्टी दूसरी पार्टी का मुंह ताकती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की यदि बात करें तो 11 अभी प्रत्याशी बाकी हैं, कांग्रेस ने 53 प्रत्याशी उतारे हैं, आम आदमी पार्टी 70 की 70 विधानसभाओं पर प्रत्याशी उतारने जा रही है। लेकिन मुख्य मुकाबले की जब यहाँ पर बातचीत होती है तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की तरफ देखती हुई नजर आ रही। क्या लगता है आपको कि क्यों इतना देरी की जा रही है प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर? क्या इस बात का डर है कि एक बार प्रत्याशियों की घोषणा की तो फजीहत होगी? प्रियंका, देखिए इस बार का जो चुनाव है, जो 5वीं विधानसभा के लिए राज्य की जनता मतदान करने जाएगी, तो उनके सामने इस बार एक अलग तरीके की चुनौती है। ये पहला, दूसरी या तीसरी, चौथी जो विधानसभा थी उस तरीके के चुनाव नहीं है। पहली विधानसभा जो थी उस समय जो कार्यकाल रहा कांग्रेस गवर्नमेंट का, उसका विरोध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी थी। दूसरे बार में जब भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन हुई तो कांग्रेस विरोध करने के लिए आई सामने। इस तरीके से बारी बारी से दोनों को मौका मिला। लेकिन अब दोनों पार्टियां एक राज्य के सामने, मतदाताओं के सामने बेनकाब हो चुकी हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा विधायक पलायन करके एक दल से दूसरे दल में चले जाते हैं चुनाव आने से पहले। तो ये वाला जो पूरा का पूरा परिदृश्य है इस राजनीतिक दलों का यहाँ पे, उसकी वजह से जनता बहुत उहापोह की स्थिति में है। जनता ये तय नहीं कर पा रही है। बिल्कुल, ये बिल्कुल मायके और ससुराल वाली स्थिति हो जाती है कि ससुराल से नाराज। जी नरेंद्र जी, बिल्कुल मायके और ससुराल वाली स्थिति है। मायके से नाराज हुए तो ससुराल में चल दो, ससुराल से नाराज हुए तो मायके में वापस आ जाओ। जी सीमा जी, तो ऐसी स्थिति में अब मतदाताओं के सामने आम आदमी पार्टी देखिए जगह बनाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी को वो सफलता नहीं मिल पा रही है जो मिलनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक तो देरी से आए चुनाव में, और दूसरा उनके पास कोई ऐसे मूलभूत मुद्दे नहीं है जिनको लेकर वो इन दलों के खिलाफ कोई अपनी बात प्रस्तुत कर सकें। जी बिल्कुल। सीमा जी, जिस तरह से यहाँ पर नरेंद्र जी का साफ तौर पर कहना है कि दोनों ही पार्टियों को अब उत्तराखंड की जनता देख चुकी है, कहीं ना कहीं जिस तरह से नाराजगी सामने आ रही है। श्यामवीर सैनी की यदि हम बातचीत कर लेते हैं, लंबे समय से अपने अपने क्षेत्र में वो लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इस बात की पूरी उम्मीद थी उन्हें कि पार्टी की तरफ से टिकट दिया जाएगा, ऐन मौके पर टिकट काटा जाता है। कम से कम जो आपके राज्य मंत्री रहे हैं उनको तो आप विश्वास में ले सकते हैं। यदि आप उनका टिकट काट भी रहे हैं तो बातचीत कर पहले से बात तय करने में क्या बुराई है? क्यों सड़कों पर उतरना पड़ता है उन्हें अपने समर्थकों के साथ? जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़े परिवार है और सारे मामले धीरे धीरे बातचीत करके सॉल्व हो जाते हैं और हो भी जाएंगे। और हमें पूरा विश्वास है, हमारी जो कार्यकर्ता है वो कभी थोड़ी देर के नाराज होता है, लेकिन सबसे पहले उनके लिए संगठन होता है, सबसे पहले उनके लिए पार्टी होता है, जिसके आगे वो नतमस्तक हो जाता है। तो समय दीजिए थोड़ा सा, सारा कुछ सुलझ जाएगा। जाके मैं दीपक जी की बात कहती हूँ, ये गुटके बोलते हैं कांग्रेस और बीजेपी को कि गुटके कहीं भी फिट हो जाए तो सर आप तो स्क्रू के लायक भी नहीं, छोटा सा स्क्रू होता ना, आप उसकी भी औकात नहीं रखते हो। और सर मैं यूकेडी जी के सर को कहूंगी, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और आपकी बहुत बड़ा योगदान है हमें उत्तराखंड देने में आप लोगों का, लेकिन सॉरी टू से कि आज भी आप इस काबिल नहीं है कि नेतृत्व कर सके। आप लोगों में वो क्षमता नहीं है। तो पहले तो मैं आपसे ये कहूंगी कि अगर सच में
आप चाहते हो कि कुछ आप हमारे राज्य के लिए कुछ कर सको, तो पहले नेतृत्व की कमी है जो उसको पूरा करिए, और जब तक कमियां पूरा नहीं कर सकते तब तक पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी है जो आपके उद्देश्य को पूरा करेगी। सीमा जी, जनता के सामने सब जा रहे हैं। दीपक जी जवाब दीजिएगा सीमा जी की बात का। बिल्कुल, मैं जानना चाहता हूँ औकात मेरी नहीं है या पार्टी की औकात नहीं कहा आपने? जो आपके वहां गुटकों की बात कहते हैं आप, हमारे इतने बड़े बड़े नेताओं को आप गुटके बना देते हैं, तो आप गुटके के काम कर रहे हैं। अभी तो आप पहले देखिए ना पर आके कि आपके अभी क्या आपके अस्तित्व है इस हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में, क्या दिल्ली में भी नहीं आप बना के आए, आपके क्या अस्तित्व है यहाँ पे? अपने पहले अस्तित्व को बनाइए अपने। सीमा जी दीपक जी का सीधा सवाल है कि आपने दीपक जी को स्क्रू बोला है या आम आदमी पार्टी को स्क्रू बोला है? नहीं रहेंगे, दोनों की नहीं है। सीमा जी आप कौन होते हैं? आप कौन है? पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है ना? आप कुछ नहीं है पार्टी। इसका मतलब आपकी नजर में आम आदमी पार्टी की औकात नहीं, कहने का मतलब तो कुछ नहीं है। उत्तराखंड में तो कुछ भी नहीं है, आप शून्य हो। दिल्ली में आप ही जैसे लोगों का बहुत बुरा हाल कर रहे हैं। दिल्ली में जो आप झंडे गाड़ के आए हो वो पूरी दुनिया ने देख लिया। दिल्ली के झंडे जो आपने गाड़े हुए, नया पौधा तैयार हो रहा है। ठीक है आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देवभूमि के दंगल में आज हम बातचीत कर रहे हैं उत्तराखंड में जिस तरह से चुनाव नजदीक आने वाले हैं, दिन बहुत कम रह गए, लेकिन प्रत्याशियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की यदि बातचीत की जाए तो अभी भी ऊहापोह की स्थिति लगातार बनी हुई है। एक पार्टी दूसरी पार्टी का मुंह ताकते हुए साफ तौर पर नजर आ रही है, या इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि एक पार्टी अपने पत्ते खोलेगी तो दूसरी पार्टी भी अपने पत्ते खोलकर सामने रखेगी। फिलहाल इस पूरे मसले में क्या मामला है पार्टियों के द्वारा, क्यों प्रत्याशी को निर्धारित नहीं किया जा रहा है, क्यों नाम घोषित नहीं किए जा रहे, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहेगा के न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में एक बार फिर से स्वागत है आपका। बागियों ने बढ़ाई टेंशन को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। सभी गेस्ट हमारे साथ बने हुए, सीधे रुक कर लेते हैं। दीपक जी, सीमा जी का जिस तरह से सवाल था, आम आदमी पार्टी को स्क्रू बताया है उनका, उन्होंने क्या कहना है आपका? उत्तराखंड में किस तरह की आम आदमी पार्टी की तैयारी है, और क्या वाकई स्क्रू बने रहेंगे या आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या कहना है आपका? मैडम, हम तो इतना जानते हैं दोनों पार्टी के स्क्रू हम ही टाइट करेंगे। ये शब्द बहुत अच्छे अच्छे चुन के लाते हैं, तो इन्हीं के शब्द इन्हीं पे सपने देखे मुंगेरी लाल के सपने नहीं देखने क्या? अच्छी बात है, सपने देखने चाहिए। आप देख रहे हैं 60 पार सपने देखने चाहिए। 60 पार के सपने देख रहे हैं मेरी तो कॉन्फिडेंट के साथ कहते हैं हम सपने। ठीक है दीपक जी, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की यदि बातचीत करें तो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी किस स्तर पर आपने उतारे हैं, और भाजपा के अभी जो 11 प्रत्याशी नहीं उतरे हैं उसको लेकर क्या लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी कितने कड़े प्रत्याशी उतारेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी, देखिए पहले तो जितने बीजेपी और कांग्रेस के जितने हमारे प्रत्याशी हैं, पुरानी बिल्डिंगें हुए हैं, जंग लगी हुई सरिया हैं, ये अब टूटने की और कमजोरी की दशा में है। तो लोग, अब जो जनता है वो नए लोगों को चुनना चाह रही है, क्योंकि इन लोगों के
दौड़ा भागी देख करके इनको चंगू मंगू की उपाधि जनता देती है, चुटकुले इनके ऊपर बनाती है। मैं तो हर कहीं ना कहीं, और इस बार जो है आम आदमी पार्टी क्या है, नए सारे साथियों को भेज दी है। हर हमारा मैडम मैं बताऊं हमारा क्या चल रहा है, हर घर में हम लोग जाते हैं, हमारा एक टारगेट होता है, हर महीने एक कैंपेन चलता है जिसमें हम 20 से 25 हजार घरों में जाते हैं। जैसे हमारे 30 यूनिट फ्री में सब कुछ ये दूंगा, फ्री मैडम आप मुझे बात करने देंगे, मैडम आप मुझे बात करने देंगे, आपको करना है आप कर लीजिए, चलिए सीमा जी दीपक जी को बात रख लेने दीजिए, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। जी जी दीपक जी, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बच्चों को सिखाएंगे कुछ, डिबेट में बैठे सब कुछ। ठीक है पीसी थपरियाल जी, सीमा जी ने जिस तरह से यूकेडी को कहा कि बीजेपी को आपने हाथ जरूर दिया लेकिन आप में क्षमता नहीं है, क्या लगता है आपको क्यों क्षेत्रीय दल उत्तराखंड में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते? सबसे पहला जो समस्या है हमारे बीच में, उत्तराखंड में क्षेत्रीय पूंजीपति या क्षेत्रीय उद्योगपतियों का टोटा है। दूसरी चीज ये है कि जो ये राष्ट्रीय दल है ये इससे उसी रावणी राजनीति को फॉलो कर रहे हैं। ये मीडिया के ताकत पे हवाई घोड़ों में आते हैं लड़ने इस चुनाव में, और हम मैदान में राम की तरह इनको देखते रहते हैं, क्योंकि कलयुग है और कलयुग में उन घोड़ों को सब सलाम करते हैं। जब उड़न खटोले इनके आते हैं, दिल्ली से आ रहे हैं जी अभी प्रधानमंत्री, अब प्रधानमंत्री जी को राज्य स्तरीय चुनाव में क्या मतलब रक्षा मंत्री को राज्य स्तरीय चुनाव में, यहाँ के इनके पास आज चेहरा तक नहीं है इन लोगों के लेकिन पास। पीसी थपरियाल जी, जनता उन्हें पसंद करती है, वो जनता के बीच जाते हैं, जनता पर प्रभाव पड़ता है। मैडम ये जो दिखता है वो बिकता है, हम दिख ही नहीं पा रहे। हमारे पास कहाँ अभी पैकेज, आप प्रिंसिपल रूप से जानेंगे, अब 10-10 लाख के पैकेज मांगने लग गए मीडिया की, अखबार जो प्रिंट मीडिया है, और जो वैसे चैनल, बाप रे बाप, कैसे बोलूं मैं कि उन पैकेजों को देने की क्षमता हमारे पास नहीं है। हम गरीब लोग हैं, हम आम आदमी हैं जो इन बड़े बड़े धनराशि, यानी कि आपका कहना है कि पैसों के दम पे ये चुनाव उत्तराखंड में लड़े जाते हैं, पूरी धन बलियों के हाथ में जा चुकी है। जी सीमा जी, राजनीति होती सीमा है। जी आपका कहना था कि यूकेडी में क्षमता नहीं है, उनका कहना है कि पैसों के दम पर ही जीतते हैं आप, यदि पैसा उत्तराखंड से बाहर से ना आए तो चुनाव। जी नरेंद्र जी आपके पास आती हूँ, सीमा जी से जवाब ले लेती हूँ, फिर आपके पास आती हूँ। जी सीमा जी। सर मैम सुनिए, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, जिसको आता नहीं ना, कला नहीं आती, वो यही कहता है कि मेरे पास तो संशोधन नहीं है। संशोधन क्या होता है? आपने इतना काम किया, आप तो समाज सेवा में तो किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती ना। अगर आपने पूरे 5 साल समाज सेवा, धूल छोड़ना बीजेपी वालों से सीख लिया करिए, थोड़ा सा छल कपट करना सीख लीजिएगा। जैसे मैडम कितने प्यार से घुमा के जलेबी की तरह बातें परोस रही ना हमारे सामने, जैसे हमारे सामने। ठीक है सीमा जी, ठीक है सीमा जी, आते हैं आपके पास। नरेंद्र जी क्या कहना चाह रहे थे आप, अपनी बात रखें। जी देखिए, राज्य जो बना प्रियंका, राज्य जो बना उसमें बहुत बड़ा योगदान यहाँ की महिलाओं का और यहाँ के उत्तराखंड क्रांति दल का रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल ने अलग जगाई और वो एक आंदोलन में परिवर्तित हुआ और राज्य का रूप लिया, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी को राज्य घोषित करना पड़ा। आज बेशक ये बिल्कुल एहसान फरामोशी वाले बयान दें, चाहे वो सीमा डोरा जी हो, चाहे दूसरे कांग्रेस के प्रवक्ता हो, कोई हो, लेकिन हकीकत यह है कि अपना खून, अपनी शहादतें देकर अगर यहाँ के आंदोलनकारियों ने और यहाँ के उत्तराखंड क्रांति दल ने, और उस समय उस उत्तराखंड क्रांति दल में आज जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में है, मूल रूप से वहीं से पलायन करके इन दलों में आए हैं। पहले वो सब उत्तराखंड क्रांति दल के साथ ही थे। तो इसको कहना बिल्कुल बेमानी होगा। और अगर राज्य के मुद्दों को लेकर ये जनता का ध्यान भटकाते हैं तो सीधे तौर पे बात है, अगर आपने कोई कार्य किया है तो आपको उसको बखान करने की आवश्यकता नहीं है, आपका कार्य खुद बोलेगा। हाँ, उत्तराखंड क्रांति दल की एक कमी जरूर रही कि उत्तराखंड क्रांति दल ने अपना संकुचित सोच का दायरा कभी भी नहीं खोला। अगर वो दायरा खोल देते तो शायद आज उत्तराखंड क्रांति दल की भी उत्तराखंड में, राज्य में सरकार होती और उसके बाद पता चलता कि उनका राज्य के प्रति क्या नजरिया है, किस तरीके का विकास का नजरिया है और क्या सोच रखते हैं वो। जी बिल्कुल। पीसी थपरियाल जी मुझे भावुक नजर आ रहे हैं, माफ कीजिएगा यदि आपकी भावनाओं को इस डिबेट के दौरान ठेस पहुंची हो। कुछ कहना चाहेंगे आप? पीसी थपरियाल जी ठीक, आप अपना समय लीजिए, आपके पास आती हूँ। नहीं, हम ये कहना चाहते हैं कि आज कोई भी दल
राज्य के मूलभूत मुद्दों से भाग रहे। जी हमारी जो संसाधन है, हमारा टीरी डैम है, हमारी टीरी डैम की बिजली यूपी खा रहा है जी, और हमें मतलब दिल्ली से आ रहे हैं, बोल रहे हैं हम तुम्हें फ्री बिजली देंगे, जबकि हमारी बिजली यूपी को खाने का संवैधानिक अधिकार है ही नहीं। हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, इन लोगों को क्या हुआ कि ये नहीं जा रहे सुप्रीम कोर्ट? ये क्यों नहीं लड़ रहे अपने संपत्तियों के लिए? इनका मुख्यमंत्री अभी झूठ बोला कि मैंने परिसंपत्तियों का विवाद सुलझा दिया। जी इतनी बड़ी चीज है। जी चुनाव में जा रहे हैं झूठ बोलकर, हम दुनिया अपनी सच्ची बात को जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे। जी पीसी थपलियाल जी, राजनीति का स्तर आज की तारीख में इतना गिर चुका है कि ईमानदारी की जगह बहुत कम बची है। लेकिन यदि आप मेहनत से काम करते रह सकते हैं, हो सकता है सत्ता आपको ना मिले, लेकिन एक दिन जनता आपके कामों को याद जरूर रखेगी। जैसे आज नरेंद्र जी उत्तराखंड क्रांति दल की बात कह रहे हैं, उत्तराखंड के योगदान में, उसे भुलाया नहीं जा सकता। आगे बढ़ेंगे जी। सीमा जी मुझे भी मैडम, मैं काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ, मुझसे भी आप इसका जवाब ले लीजिए। जी वसी जी, सीमा जी आपके पास आती हूँ। जी वसी जी, देखिए पीसी थपलियाल जी का भावुक होना स्वाभाविक है। मैं आपको बताता हूं, उत्तराखंड क्रांति दल का वाकई बहुत योगदान रहा है उत्तराखंड के निर्माण में। उत्तराखंड क्रांति दल ने एक प्रयास किया था और पूरा प्रदेश उनके साथ जुड़ा था। कांग्रेस के नेता उनके साथ जुड़े थे, सभी युवा उनके साथ जुड़े थे, शिक्षक जुड़े थे, महिला जुड़ी थी, टीचर जुड़े थे, वकील जुड़े थे। और 1994 का जो आंदोलन था, मैं आपको बताता हूं, उसमें एक मुख्य भूमिका निभाई थी। और ये जो आज उत्तराखंड क्रांति दल है, आपका भावुक होना स्वाभाविक है थपलियाल जी, मैं आपकी भावना का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये उत्तराखंड क्रांति दल इंद्रमणि बडोनी जी वाला उत्तराखंड क्रांति दल नहीं रहा। 2007 में लोग सत्ता में आए, जैसे आपने भी कहा कि आपने खंडूरी जी को उस वक्त अपना समर्थन दिया था उत्तराखंड क्रांति दल ने, लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि उस 5 साल में उत्तराखंड क्रांति दल ने सत्ता की मलाई खाने के अलावा क्या काम कराया? जो हमारे जनरल खंडूरी साहब थे, उनसे आपने क्या काम कराया? आपको 5 साल तक गैर स्टैंड याद नहीं आया, आपको 5 साल तक एक भी मूलभूत मुद्दा याद नहीं आया। और उस मूलभूत मुद्दे को लेकर हम लोग आगे बढ़े थे। मुझे थोड़ा सा अगर आप अवसर देंगे, मैं आपको बताता हूं कि जब इनकी अंतरिम सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, तो इन्होंने 1.5 साल में 2 मुख्यमंत्री बदल दिए थे। हम लोगों ने 5 साल तक स्थायी सरकार दी, स्थायी मुख्यमंत्री दिया, और आज जो उत्तराखंड के अंदर विकास दिखाई देता है, धारचूला से लेकर पुरोला तक और नीचे मैदान से लेकर पहाड़ तक, वसी जी आपके पास आएंगे वापस। नरेंद्र जी, जिस तरह से लगातार डिबेट में तमाम दलों के द्वारा हम देख रहे हैं, पीसी थपलियाल जी ने जिस तरह की बात की है, भावुक होना लाजमी है यदि इतने दिनों मेहनत करने के बाद भी उस तरह का परिणाम यहाँ पर मिलता हुआ नजर ना आए। वसी जी, आप दलों की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन दलों के साथ रहते हैं तो आप बेहतर समझ सकते होंगे कि किस तरह से समझौता करना पड़ता है। आज जो स्थिति पीसी थपलियाल जी की, अटल जी की भी वही स्थिति हम देख चुके हैं, अटल जी की भी वही स्थिति हम देख चुके हैं। नरेंद्र जी, क्या लगता है आपको कि जनता को भी पूर्ण मैंडेट देने के लिए और समझदारी के साथ प्रतिनिधित्व को चुनने के लिए कोशिश करनी चाहिए, ताकि इस तरह की स्थितियां ना आए? यदि किसी की सरकार बने तो साफ सरकार बने और साफ पता चले कि किस पार्टी ने काम किया है या नहीं किया है। बिल्कुल ठीक कहा प्रियंका आपने, और जनता के सामने मैंने बार बार इसी बात को कहता हूं कि ये चुनौती इस समय यहाँ के नेताओं या मंत्रियों और विधायकों के सामने नहीं है, चुनौती इस समय जनता के सामने है। और जैसा कि एक बहुत इस देश के एक बहुत बड़े उसने लेखक ने कहा है कि बैड पॉलिटिशियंस आर इलेक्टेड बाय गुड पीपल हु डू नॉट वोट। अच्छे लोग वोट देने नहीं जाते और खराब नेता चुन लिए जाते हैं। तो इसलिए वोट के अधिकार के साथ हम लोग अच्छे नेताओं को चुन सकते हैं, और जनता को इस भावनाओं में नहीं बहना चाहिए कि आपके सामने धन बल या लाव लश्कर या आपका प्रोपेगेंडा वो क्या है। वो ये देखें कि धरातली तौर पर किस राजनीतिक दल ने इस राज्य की सेवा की है और किस विधायक की नीयत साफ है। उस विधायक की उसका आंकलन करना चाहिए जनता को, मतदाता को, कि उस विधायक की माली हैसियत जो आज से 5 साल पहले थी, तो उसको स्वतः पता चल जाएगा कि वो जनप्रतिनिधि है या वो व्यवसायी है। और अगर व्यवसायी को चुनना है आपने
तो फिर ये राजनीति नहीं है। जी व्यवसायी को तो किनारे रखना जी, पड़ेगा। सीमा जी, नरेंद्र जी ने जिस तरह का सवाल उठाया है, संसदीय अपने क्षेत्र में जो काम करता है वो व्यक्ति नजर आता है, टिकट की जब बात आती है तो कई फैक्टर्स देखे जाते हैं, फिर उसमें पूंजी भी देखी जाती है, बाहुबल भी देखा जाता है, किसका रिश्तेदार है, किसका बेटा है, किसकी बहू है। आपको नहीं लगता कि पार्टियों को अब ये छोड़ देना चाहिए और कहीं ना कहीं धरातल पर जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको जनता के सामने जाने का मौका देना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ और ये काम मैं सोचती हूँ कि शायद मीडिया सबसे ज्यादा कर सकता है कि पहली बात तो चुनाव से 6 महीने पहले बता देना चाहिए नेता को कि मैं यहाँ से शिफ्ट हो रहा हूँ या यही रहूंगा। सीमा जी, मीडिया तो बार बार रिपोर्ट कार्ड लाने की कोशिश करता है, पार्टियां कहाँ सुनती हैं? नहीं, बिल्कुल सुनेंगे। आप लोगों में बहुत, मीडिया में बहुत ताकत होती है, पेन में बहुत ताकत कल भी थी और आज भी है। ये बात जरूर उठानी चाहिए कि एक पार्टी के लिए नहीं, ये सारी पार्टी के लिए होनी चाहिए कि 6 महीने पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सा नेता जा रहा है, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक ये नहीं पता होता कि ये नेता है किसमें। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी को मतलब 90% वोट पार्टी के नाम से मिलता है, कैंडिडेट के नाम से नहीं मिलता। तो वो पार्टी की बात है कि पार्टी क्या काम करेगी, और डबल इंजन की सरकार है तो जो भी काम दिल्ली से जो कुछ भी योजनाएं आती है वो यहाँ पर एज इट इज आ जाती है, तो सबको पता होता है। मैं सर से बात करूंगी, वो थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे, लेकिन जब मैंने कहा था शुरू में ही कह दिया था सर कि मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि आपने हमें बार बार डबल इंजन कह के ना आप इसको ये मत बताइए। आज तक देश में जितने चुनाव हुए हैं पहले क्या डबल इंजन लग के उसके बाद रेलगाड़ी चली है? ये नरेंद्र भाई की बात से सहमत है। 100 रुपए दिल्ली से आता था तो यहाँ पर मात्र आज तक अगर चलती आई ये गाड़ी तो डबल इंजन से चली है, सिंगल इंजन भी गाड़ी खींच के ले जाता था। जी तो डबल इंजन की आप हर बार में कहते हैं डबल इंजन की सरकार। ठीक है, तो खाली भारतीय जनता ठीक है सीमा जी, आपके ड्राइवर कमजोर है क्या? ट्रिपल इंजन यूपी में भी हमारा, केंद्र में भी हमारा और यहाँ पर भी हमारा। ठीक है सीमा जी, दीपक जी सवाल का जवाब दीजिए। ट्रिपल इंजन की बातचीत करिए, क्या लगता है तीनों इंजन एक ही दिशा में चलते हैं? दीपक जी क्या लगता है? पहले तो थपड़िया साहब को मैं दोबारा प्रणाम करूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे भाव विभोर कर दिया, क्योंकि मैं भी उत्तराखंड का बेटा हूं और मैं बहुत सम्मान करता हूं। मेरे मुंह से कोई जाने में कोई आपके लिए कोई अपशब्द कभी ना निकलते हैं, इसलिए यूकेडी के बारे में कभी गलत नहीं कह पाता हूँ। रहे इनके डबल क्या ट्रिपल क्या, इनके 4 इंजन लगा लीजिए, इनके इंजन तो बाहर के दिखने गए लेकिन अंदर इंजन इनके सबके गायब हैं, क्योंकि विचार नहीं है इनके पास, सोच नहीं है काम करने के लिए। इनके यहाँ लूट खसोट का बस ये बनता है कि इस बार जो हमने 5 साल इलेक्शन लड़ना है, अगले 5 साल इलेक्शन लड़ने के लिए हमें फंडिंग इकट्ठा करनी है और केंद्र को हमें भी पैसा पहुंचाना है, क्योंकि केंद्र जो बड़ी बड़ी पूरे देश में रैलियां करेगा वो कहां से करेगा, क्योंकि इनको 750 कार्यालय बनाने हैं, 750 हर जिले में कार्यालय बनाने हैं, 5 स्टार कार्यालय बनाने हैं। इनके वहां जो बीसीसीआई के जो चेयरमैन है, इसमें आप देख रहे होंगे कितनी बड़ी पदवी भी बैठे, कौन बैठे हैं, मैडम को ज्यादा अच्छी तरह पता होगा, मैं तो जानता भी नहीं वो कौन है, साजी। और इसी तरह मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए इस बार हमारे उत्तराखंड में ये सारी चीजें नहीं चलेंगी, चाहे आप हेमा मालिनी को लेके आइए, चाहे आप धर्मेंद्र जितेंद्र किसी को लेकर आए, क्योंकि ये लोग क्या है स्टार प्रचारकों को लाके यहाँ पैसा वसूल करते हैं, लोगों की भावनाओं से खेलते हैं। इस बार जो बात होगी जन मुद्दों को लेकर बात होगी, बच्चे की मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन को लेकर के बात होनी चाहिए, क्योंकि आज हम भी और आप सब लोग भी अपने अपने बच्चों के लिए रात दिन संघर्ष करते हैं, आखिरी छोर में बच्चों तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए और स्वास्थ्य पहुंचना चाहिए। ठीक है वसी जी, अगला सवाल आपसे है जी, आप मुझसे कुछ सवाल कर रहे हैं? वसी जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि बीजेपी की हम बातचीत करें, प्रत्याशियों के नाम को लेकर तो खैर घोषणा हो नहीं रही, लेकिन बीजेपी तो कोशिश भी कर रही है कि स्टार प्रचारक आकर उत्तराखंड में बातचीत करे। कांग्रेस की यदि बात करें तो प्रियंका गांधी हो या सोनिया गांधी हो, उत्तराखंड की तरफ कोई रुख भी नहीं कर रहा है, और फिर आप जनता के सामने जाने की बात कर रहे हैं, आप दोबारा सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। आप पहले मैं सीमा जी का जवाब दे देता हूँ। सीमा जी ने कहा था, सीमा जी का दर्द है, सीमा जी ने कहा कि हमें भाई 6 महीने पहले बता दिया करो कि कौन जाने वाला है, कौन आने वाला है, में बड़ी मुश्किल होती है। भारतीय जनता पार्टी वाकई आज मुश्किल में है। भारतीय जनता पार्टी को ना विचार मिल रहा है, ना मुद्दे मिल रहे हैं, ना नेता मिल रहा है। मैंने अपनी बात नहीं की, उन्होंने पूछा तो मैंने कहा हाँ इस बात में सहमत हूं। आप क्या मुझे बोलेंगे? महिलाओं की बात है, 40% की बात करते हैं, 3 महिलाओं को टिकट देते हैं, खाली टिकट। अरे हमारी भारतीय जनता पार्टी 40% नहीं बोले, 10% आप लोग की तो कसमें और करनी है, जमीन आसमान का फर्क होता है। आप लोग को तो पता ही नहीं होता कि आप लोगों ने करना। सीमा जी जवाब सुन लीजिए फिर बोलिए। सीमा जी बोलते थे उठा के, सीमा जी जवाब तो सुन लीजिए। तो कोई भी स्पीच दे दी, अरे अगर देते तो उस पर अमल करिए ना। आपने वाकई कहा कि आप 6 महीने पहले बता देते तो आपको चुनाव लड़ने में आसानी होती है। आप चुनाव वाकई हार रहे हैं। और आप जो केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं, मैं अभी दोपहर में एक होल्डिंग्स पढ़ रहा था, पोस्टर के ऊपर लिखा था कि नहीं तो मोदी जी के कट जाएंगे तार।
अगर आप भाजपा को वोट नहीं देंगे तो मोदी जी आपसे तार काट लेंगे। ये इनके पोस्टर बैनर पूरे प्रदेश में लगे हुए हैं, जिसमें लिखा गया कि मोदी जी आपसे तार काट लेंगे और आप भाजपा को वोट नहीं देंगे। 5 साल में ये लोग 3 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं और उसके बाद भी इनके पास अपने प्रदेश के मुद्दे नहीं है बताने के लिए। आज भी इनके पास वोट मांगने के लिए सिर्फ मोदी जी का नाम है और ये कह रहे हैं कि अगर आप भाजपा को वोट नहीं दोगे तो वो मोदी जी अपने तार काट लेंगे। तो भैया मोदी जी प्रधानमंत्री भी हैं। अगर हमारी कांग्रेस की सरकार आ रही है अब 2022 में, तो क्या मोदी जी उत्तराखंड की अनदेखी कर देंगे? क्या मोदी जी प्रधानमंत्री भी हैं? क्या केंद्र सरकार राज्य सरकार की अनदेखी कर देगी? और 5 साल में इनके विकास के मुद्दे बताता हूं। अभी 10,000 करोड़ रुपए का इन्होंने पैकेज मांगा था केंद्र सरकार से, 2017-18 की बात है। 10,000 करोड़ की इनकी 8 योजनाओं के लिए इन लोगों ने पैसा मांगा था। उसमें एक सोंग बांध परियोजना भी है। मेरे बहुत साथी यहाँ पर बैठे हैं, अभी थपलियाल जी भी बात कर रहे थे। सोंग बांध परियोजना के लिए 1200 करोड़ रुपए स्वीकृत करने की उन्होंने मांग की थी। उस सोंग बांध परियोजना का क्लियरेंस आ गया था 2020 में, नवंबर 2020 में क्लियरेंस आ गया था। इकोनॉमिक जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस था वो 2020 में आ गया था। 2020 से लेकर अब 2022 तक इन्होंने 1% काम भी सोंग बांध परियोजना में नहीं किया। ठीक है। 250 परिवार विस्थापित होने थे। उस 250 परिवार में से अभी तक सीमा जी जवाब दीजिएगा। सीमा जी जवाब दीजिएगा। 3500 रुपए देंगे आप लोग। ये लोग कुछ नहीं कर पाते। आप लोगों को पता नहीं आपको सच में नहीं पता। आप लोग का नेतृत्व क्या है? हरीश रावत ऊपर नीचे दाएं बाएं, हरीश रावत के अलावा कुछ नहीं है आपके पास, कुछ नहीं है, कोई रीजन नहीं है आपके पास। इवन उनके पास सीमा जी ठीक है विकास नहीं बदला। पीसी थपलियाल जी ठीक है सीमा जी वसीम रहती जी ठीक है। अंदरूनी कलह डिबेट तक तो मत लाइए, अपनी अंदरूनी कलह डिबेट तक तो मत लाइए। ठीक है भाई, शांत हो जाइए सीमा जी अब आप शांत हो जाइए, अब आप शांत हो जाइए, समय आपको दिया जाएगा। पीसी थपलियाल जी क्या लगता है आपको? ये तो कांग्रेस और बीजेपी तो डिबेट को भी नहीं छोड़ते हैं, डिबेट में भी आपस में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहता है। और वसीम रहती जी आपसे भी जब पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है आखिर मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन है, तो उसको लेकर अभी तक भी तय नहीं हुआ है। फिर ये कहते हुए पार्टी नजर आती है हर जगह पर, यूपी में भी उत्तराखंड में भी कि चुनाव के बाद डिसाइड किया जाएगा। आपका पहला सवाल था कि प्रियंका जी राहुल गांधी जी उत्तराखंड क्यों नहीं आ रहे हैं, आपका सवाल ये था। अभी मुझसे आपने सवाल किया था। अभी कोविड गाइडलाइन चल रही है, चुनाव आयोग ने पूरी तरह रैलियों पर रोक लगा रखी है और इसी वजह से वर्चुअल का ऑप्शन नहीं है कि आपके पास? चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार कांग्रेस काम कर रही है, भाजपा की तरह नहीं है कि इनके यहाँ पर लगातार चुनाव आयोग की वसी जैदी जी पोस्टर में देख रहा था पुष्कर सिंह धामी जी का। ठीक है वसी जैदी जी प्रियंका जी रुक तो तब करेंगे जब हरीश जी और प्रीतम जी आपस में बातचीत करके यहाँ के मुद्दे सुलझाने। जी दीपक जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैडम आप देख रहे हैं जिस तरह की गाइडलाइन आई थी जी, एक मिनट, जिस तरह की गाइडलाइन आई थी कि वर्चुअल रैली को लेकर के कि इस बार वर्चुअल रैलियां चलेंगी, भीड़ ज्यादा नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की जो वो आई थी गाइडलाइन, आपने देखा होगा कि जब से जिस दिन से हमारे वहां आई है हमारे वहाँ बराबर सबसे ज्यादा वर्चुअल रैली हुई है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लोग हुई, क्योंकि हम लोग वैसे भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से फील्ड के साथ साथ सोशल मीडिया से लेकर के हर चीज में सबसे ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस चीजों पर वर्कआउट करती है, ग्राउंड रिपोर्ट पर वर्कआउट करती है, इसलिए आज हमारी वर्चुअल रैली भी सबसे ज्यादा अधिक चल रही है इन लोगों के मुकाबले। और हम लोग कोविड का भी ध्यान रख रहे हैं और बिल्कुल जो बात अभी इन्होंने बात की मैं उसको काउंटर कर रहा था। ठीक है पीसी थपलियाल जी, लगातार 10-10 साल मौका मिल चुका है कांग्रेस को भी और बीजेपी को, और उत्तराखंड की जनता जब राष्ट्रीय पार्टियों की तरफ देखती है तो कोशिश कर रही थी कि नया राज्य बना है, हो सकता है ये राष्ट्रीय पार्टियां कुछ कमाल करके दिखाए उत्तराखंड में। लेकिन अब लंबा समय बीत जाने के बाद क्या आपको लगता है कि आगामी चुनाव में क्षेत्रीय दलों को, यूकेडी को, आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड की जनता नई दृष्टि से देखेगी और कुछ फैसला नए आने की उम्मीद आपको नजर आ रही है? क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? देखो इनकी राजनीति का एक हिस्सा होता है कि छोटे छोटे दल, लगभग 30, 35, 40 दल हमारे राज्य में क्रिएट हो चुके हैं और उनका जिम्मा मैंने सोचा था लोकतांत्रिक मोर्चा के माध्यम से मैं उनको एकत्रित करने का प्रयास किया। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा चूंकि ये कोरोना भी आ गया और जिस तरह से हम एग्रेसिव होके
आगे बढ़ना चाहते थे कि जनता के बीच में जाएंगे, उस पर ब्रेक लग गए हैं। और तो इसमें अब हम सीधा सीधा देख रहे हैं कि लड़ाई दो दलों के बीच में सिमटती हुई नजर आ रही है और तीसरा जो दल अपना स्थान बनाने पे है वो आम आदमी आगे बढ़ गया है। और इसमें जो हम पहले भी जब हमने देखा था कि 10-20 साल हो गए हमने इन दोनों दलों को शिकस्त नहीं दे पा रहे, तो मैं और माननीय पांगती जी जो रिनोन ऐसे प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं उत्तराखंड के, सब जानते हैं उनको, ईमानदार व्यक्ति, हम केजरीवाल जी के पास गए। हमने ही केजरीवाल जी को बोला था कि केजरीवाल जी भाई हम तो नहीं दे पा रहे हैं शिकस्त, लेकिन आप आओ कि किस तरह से, क्योंकि दिल्ली की जो तो क्या मान लें कि यूकेडी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन आगे हो सकता है साथ में? देखिए गठबंधन वगैरह की जो बातें आई हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा माहौल क्रिएट कर रखा है कि आम आदमी पार्टी को खलनायक बनाने के पीसी थपलियाल जी, आपने साथ दिया था तो बीजेपी की सरकार आगे बढ़ गई थी, आम आदमी पार्टी को साथ दे तो हो सकता है उत्तराखंड में कुछ और चमत्कार हो जाए। बिल्कुल, लेकिन इनकी रणनीति देखो ना, जो नेटवर्क भारतीय जनता पार्टी का है मैडम, उसको शिकस्त देना अब 22 के बाद और भी मुश्किल हो जाएगा। अभी जो बताया था उन्होंने कि जो इनके भव्य भव्य राजमहल बनने जा रहे हैं, यहीं पे जो जमीन का प्रदेश लेवल का जो मुख्यालय बन रहा है वो अवैध जमीन पे बन रहा है। मैं वहां पे जाके खड़ा हुआ, कांग्रेस कभी नहीं आई खड़ा होने के लिए। मैंने बोला देखिए इस शत्रु जमीन पे भारतीय जनता पार्टी अपना राज्य स्तरीय मुख्यालय बनाने जा रही है, और वो 5 स्टार मुख्यालय जब बनेगा और पहाड़ का बच्चा जब आएगा तो ऑटोमेटिक उनकी तरफ भागेगा, उस महल की तरफ भागेगा कि उसका सपना होगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनूं। कौन देखेगा उन मजदूरों को जो इस राज्य की लड़ाई। ठीक है पीसी थपलियाल जी, आज का युवा समझदार है, आज का युवा समझदार है, एक बार मुख्यालय जरूर जाएगा लेकिन मुद्दों को लेकर लोग वापस लौटकर जरूर आते हैं। नरेंद्र जी काफी देर से हमारे बीच बैठे हैं। नरेंद्र जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से पीसी थपलियाल जी का कहना है, साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाजपा जिस तरह से बड़ी बड़ी इमारतें बना रही है, कहीं ना कहीं उत्तराखंड के युवाओं के सामने जो सपना दिखाया जा रहा है उसके आगे क्षेत्रीय दलों का रुख नहीं करती उत्तराखंड की जनता? जी प्रियंका, देखिए एक इन्हीं के प्रवक्ता ने, आम आदमी पार्टी के थे प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड में इस प्रकार से गठबंधन है, इस प्रकार से नूरा कुश्ती है इनकी कि 5 साल आप हमें सत्ता में सपोर्ट कीजिए, 5 साल हम आपको करेंगे। तो उन्होंने इसको नाम दिया था एक, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को मिला के उन्होंने कहा भांगरस है ये जी। भाजपा और कांग्रेस को मिला के उन्होंने कहा भांगरस है ये। तो अब जैसी बात पीसी थपलियाल जी ने की है कि आम आदमी पार्टी के जैसे उन्होंने कसीदे पढ़े अभी, और उत्तराखंड क्रांति दल के लिए जैसे अपोजिशन भी एकजुट होकर कहीं चुनाव लड़ना चाहती है, तो उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो बीमारी से ग्रस्त सत्तारूढ़ दल थे तो विपक्ष भी उसी से ग्रस्त हो चुका है। अब पीसी थपलियाल जी अगर आम आदमी पार्टी की तारीफ कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी अगर उक्रांत की तारीफ करे, तो चलिए संयुक्त विपक्ष तो नजर आएगा यहां पे इन चुनाव में, लेकिन एक तस्वीर तो साफ होनी चाहिए। आप मतदाताओं को क्यों उलझा के रखा हुआ है, जिससे आपका वोट शेयर भी आपका डिवाइड हो जाएगा, और जो आप चाहते हैं सत्ता में आने के लिए उससे भी वंचित रह जाएंगे। जी जी ठीक है, दीपक पांडे जी भी हमारे साथ हैं। दीपक जी, पीसी थपलियाल जी ने तो साफ ऑफर दे दिया है, क्या लगता है आपको, आम आदमी पार्टी आगे हाथ मिलाएगी? तस्वीर साफ कर दीजिए, जनता के सामने साफ पिक्चर तो रहे कम से कम वोट करने से पहले। समान है, और हमारी आइडियोलॉजी देखिए हर समय युवाओं को आगे लाने की है। मैं तो पीसी थपलियाल जी जिन्होंने पूरे उत्तराखंड को बनाया, और सभी लोगों ने, जिसमें हमारे सेठी साहब जैसे हमारे सिंह साहब लोगों ने भी यहाँ तराई से लड़ाई लड़ी, तो मैं तो ये कहता हूँ अगर आम आदमी पार्टी काम नहीं करेगी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ और प्रमुखता से कहना चाहता हूँ कि अगर आम आदमी पार्टी काम नहीं करती तो उनको भी आप 5 साल से पहले आप रफा दफा कर दीजिएगा। क्योंकि मैं भी मैं अगर आज आम आदमी पार्टी से जुड़ा हूं तो कहीं ना कहीं मैं पहले यूकेडी के साथ ही था, अगर मैं आज आम आदमी पार्टी से कहीं जुड़ा हूं तो फिर उसके काम को देख के, लेकिन कल अगर आम आदमी पार्टी काम नहीं करेगी तो बेशक आप रहिएगा, कहीं ना कहीं नाराजगी मेरी भी रहेगी। ठीक है दीपक जी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने, क्या गठबंधन को लेकर आगे बातचीत हो सकती है? मैडम देखिए गठबंधन हम लोग नहीं किसी से कर रहे हैं, हमारे प्रत्याशी सारे फाइनल हो चुके हैं और हमारी लिस्टें जारी हो चुकी हैं। अब गठबंधन का तो कोई औचित्य नहीं रह सकता, लेकिन जो भी यूकेडी के जो हमारे साथी हैं, जो बड़े भाई, जो भी इनकी समस्या है, हम लोग इनके ही आज्ञा से और इन्हीं लोगों के मार्गदर्शन पे कहीं ना कहीं काम करेंगे। हम लोग अपनी शीर्ष नेतृत्व से बात करें, क्योंकि हम भी उत्तराखंडी हैं, हमारा भी दर्द झलका है, और आज हम भी आम आदमी पार्टी को लेकर आए। मैं भी युवा हूं, मैं भी इसलिए इस तरफ डाइवर्ट हुआ हूं,
वरना मेरे लिए कांग्रेस और बीजेपी बुरी नहीं थी, मैं भी 4 पैसे लगाता, करोड़ों रुपए कमाता इनके साथ बैठ के, लेकिन वो काम मैं नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं कुछ बदलाव चाह रहा हूँ, अपनी नई पीढ़ी के लिए नया मार्गदर्शन बना के जाना। ठीक है वसी जैदी जी, दीपक जी का साफ कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी बुरी नहीं थी, लेकिन उन्होंने जनता की सेवा चुनी है। नहीं, आम आदमी पार्टी के अपने कुछ मुद्दे होने चाहिए। आम आदमी पार्टी तो आज यहाँ पर प्रदेश के अंदर अजय कोठियाल जी की ना प्राइवेट लिमिटेड बन गई है। इनके आपको हमारे मुद्दे ही नहीं पता लगे देखा और 1,000 रुपए के ऊपर ये कोठियाल जी उत्तराखंड की महिलाओं की बेइज्जती करते हैं कि अपनी चूड़ी बिंदी खरीद लेंगे 1,000 रुपए के अंदर। इस तरह के मुद्दे लोग करते हैं, उत्तराखंड की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं लोग। और आज कहते हैं डाइवर्ट मत कीजिए बात। नहीं, आप गलत तरह से डाइवर्ट कर रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि आप 1,000 रुपए महिलाओं की वैल्यू क्या लगाई? 1,000 रुपए अभी देखिए संख्या बनता मिल चुकी है हमारी महिलाएं 1,000। हमारे प्रवक्ता ने ठीक है दीपक जी दोनों दीपक जी मिल गए एक दूसरे जवाब दीजिएगा। वसी जैदी जी का कहना है कि चूड़ी बिंदी की बात करते हैं आम आदमी पार्टी, कोई मुद्दा नहीं है। नेता मिले, प्रवक्ता भी मिल गए। ठीक है, समय हमारे पास बहुत कम है। दीपक जी 20 सेकंड का समय, जल्दी से अपनी बात खत्म करें, डिबेट खत्म करने तो ये बात कर रहे हैं कि महिलाओं की बिंदी के लिए चुनने के लिए हमने पैसे दिए, हमने उनको मजबूत करने के लिए। अगर इतनी सारी महिलाओं को ठीक है, समय हमारे पास कम है। आप लोग अपनी डिबेट आगे की बातें चुनाव के सामने, जनता के सामने रखिएगा। फिलहाल समय की कमी की वजह से आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में शामिल होने के लिए आप सभी का। सीमा जी, पीसी थपरियाल जी, वसी जैदी जी, नरीन सेठी और दीपक जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देवभूमि के दंगल में आज हम चर्चा कर रहे थे लगातार जिस तरह से तमाम प्रत्याशियों को लेकर घोषणा की जा रही है, लेकिन कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं जिनके पत्ते अभी दोनों ही पार्टियों के द्वारा, खासतौर से कांग्रेस और भाजपा के द्वारा खोले नहीं गए हैं। कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां एक दूसरी पार्टी का इंतजार करती हुई नजर आ रही हैं। इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है, क्या मुख्य वजह है, ये तो पत्ते खुलने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उत्तराखंड की जनता के सामने चुनौती यह है कि जब तक प्रत्याशी तय नहीं होते तब तक आखिर उत्तराखंड की जनता किसके पक्ष में अपना मन बनाएगी, किसके पक्ष में वोट देने की कोशिश करेगी। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए के न्यूज इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।